संविधान हमें इस बात की प्रेरणा देता है। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी कौशाम्बी से, चूंकि 2022 में भी यहाँ से बीजेपी का देखा जाए तो सुपड़ा साफ रहा। तो आज़ादी के बाद जितना 70 सालों में काम नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा 11 साल में काम करके हमने दिखाया है। हम विपक्ष की बातों को नहीं सुनते, हम जनता की आवाज़ को सुनते हैं। की पार्टी ने इतनी योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा? उत्तर प्रदेश के गांव दिल्ली की गलियों से ज्यादा बेहतर थे। भिन्न विचारधाराओं के वो दल जो तेल और पानी की तरह कहते थे कभी हम मिल नहीं सकते। हम जाति की राजनीति को हम विश्वास नहीं करते। हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा है। कहने लगे लाओ भैया खटाखट कहाँ है, फटाफट कहाँ है। मेरी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ चायल विधानसभा के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता जी के पास, जो कि केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में पूरे देश में केंद्र सरकार जा करके केंद्र सरकार के जो योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उन सभी को लोगों को किस प्रकार बताई जा रही है और केंद्र सरकार की किन किन योजनाओं का जनता तक लाभ मिल रहा है। चूंकि डबल इंजन की सरकार है और 2027 का विधानसभा चुनाव भी लगभग 2 साल ही बचे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प है कि केंद्र सरकार इस बार ये जो 11 वर्ष पूरे किए हैं, अब 2 वर्षों बाद किन किन उपलब्धियों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मैदान में आने वाली है। क्योंकि यूपी में जिस प्रकार से विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा लेकर के लोकसभा के चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, अब उत्तर प्रदेश में क्या 2027 के समीकरण को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रणनीति होगी? क्योंकि 24 के लोकसभा चुनाव में सपा ने यूपी में बड़ी सेंध लगाई है। अब इन सभी विषयों को लेकर के, डबल इंजन की सरकार को लेकर के, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, इन सभी विषयों को लेकर के हम पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता जी के पास मौजूद हैं। आप ही से जानेंगे कि आखिरकार आप जिले की प्रभावशाली नेता रहे हैं जब आपका कार्यकाल रहा है, तो जब आप पूर्व हो चुके हैं और फिर भी इस जिले में आप काफ़ी सक्रिय हैं, इन सभी विषयों को लेकर के आपसे मिलते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की योजना चल रही है और उसके अंतर्गत 11 वर्ष पूरे कर चुके हैं, तो इस विषयों को लेकर क्या कहें? चूँकि कल ही जिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी भी आए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। देखिए, ऐसा है, लोकतांत्रिक ढांचे में सरकारें ग्राम से शुरू होती हैं, निकायों से शुरू होती हैं, जिले की सरकार होती है, प्रदेश की सरकार होती है, केंद्र की सरकार होती है। सबका काम अलग अलग होता है। केंद्र सरकार का जो दायित्व है हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। आप देख सकते हैं, अगर विदेश नीति पे अगर हम जाएंगे, अगर अभी पहलगाम पर हमारे पर्यटकों पे अगर पड़ोसी मुल्क ने आतंकी कोई हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है। ये है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, सबकी चिंता करना। लेकिन विपक्ष तो पहलगाम पे भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। विपक्ष कभी ये नहीं कह सकता कि सरकार अच्छी चल रही है। अगर सरकार अच्छी प्रशंसा कर दिया तो विपक्ष बचेगा ही नहीं। हम विपक्ष की बातों को नहीं सुनते, हम जनता की आवाज़ को सुनते हैं। जनता क्या कह रही है, जाके उन 80 करोड़ लोगों से पूछो जिनके घर में केंद्र सरकार का राशन पहुंच रहा है, उनकी आवाज़ सुनिए। जाके उन लोगों से पूछिए जिनको केंद्र सरकार ने पक्के छत का घर बना के दिया है, उनकी आवाज़ पूछिए। जाके उनसे पूछिए उन बुजुर्ग माता पिता से जिनको हमारी सरकार वृद्धा पेंशन देती है। जाके उन दिव्यांग बंधुओं से पूछिए जिन्हें हम हर चीज़ में आरक्षण देते हुए पेंशन के माध्यम से उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। वो हमारी सरकार बताइए। आपने चूंकि आरक्षण का मामला जो है आपने आरक्षण को लेकर कह दिया, तो केंद्र सरकार ने जो है अब जाति जनगणना का भी समर्थन कर दिया है। इसको लेकर के विपक्ष कह रही है ये तो हमारी नीति थी, अब केंद्र सरकार को हम बनवा ले गए। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी में अगर इतना दम होता और हम उनकी बात मान के जनगणना की घोषणा नहीं किए हैं, जनगणना होना हमारी केंद्र सरकार को लगा कि हमें करा देना चाहिए, तो ये राहुल गांधी मांग कर रहे थे इसलिए नहीं हो रही है। जनगणना होनी चाहिए वो इसलिए हो रही है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस इस भ्रम में न रहे कि उनकी वजह से हो रही है। पूत हो गई 11 वर्षों में 14 के पहले का भारत देखो। यही पाकिस्तान जो हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाता था, 14 के पहले के प्रधानमंत्री की चुप्पी नहीं टूटती थी।
बदला लेने की तो बात जानिए। आज का भारत आपके सामने है। यही 14 के पहले का भारत, गरीबों की क्या दशा थी, किस तरीके से गरीब था। आज आप देखो, किसी भी गांव में जाओ, किसी भी बस्ती में जाओ, आपको प्रधानमंत्री आवास लाइन से बने हुए मिलेंगे। हर कच्चे घर वाले को पक्के घर में लाने की कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। शौचालय के माध्यम से, उज्ज्वला गैस के माध्यम से, हम लोगों ने तमाम ऐसी योजना जिसके माध्यम से हमने हर परिवार को लाभान्वित किया है। जो व्यक्ति जिस वर्ग का था उसके हिसाब से योजना दिया है। और आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की इलाज की ये कोई छोटी मोटी योजना है? इस तरीके की तमाम योजनाएं क्या इसके पहले भी तो सरकारें थी? क्या इसके पहले की सरकारों ने कभी किया? आज 11 वर्षों में अगर उपलब्धि देखेंगे तो आज़ादी के बाद जितना 70 सालों में काम नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा 11 साल में काम करके हमने दिखाया है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए। आप कौशाम्बी में चलते हैं, आप बताइए कौशाम्बी में आज हाईवे आप देखिए। अभी जिस मार्ग से आए हैं, रामबन गमन मार्ग, ये केंद्र सरकार की योजना है, हमारे NH का योजना है। तो आज पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से एक्सप्रेसवे बने, जिस तरीके से हम लोग हाईवेज को हम लोगों ने 6 लेन का बनाया, जितने पुल बनाए, आज सारी चीज़ें आप देखिए तो आज केंद्र सरकार ने एक नए भारत का निर्माण किया है। और वो दिन दूर नहीं है जो हमारा भारत विकसित भारत कहलाएगा। आपने इधर आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने इतनी योजनाएं जनता तक पहुंचाई हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा? देखिए, एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, जैसे दिल्ली में जब केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लोक लुभावनी झूठे वादे करके सरकार बनाई। मगर आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को उखाड़ के फेंक दिया। आप भी दिल्ली प्रचार में गए थे? मैं दिल्ली प्रचार में था। दिल्ली के लोगों से मैंने मिला। दिल्ली के लोग जिस तरीके से नरकी जिंदगी जी रहे थे, बाहर में सड़कों पे दिखने वाली दिल्ली और अंदर बस्तियों की दिल्ली में बहुत फर्क था। उत्तर प्रदेश के गांव दिल्ली की गलियों से ज्यादा बेहतर थे। केजरीवाल ने नरक बना के रखा था। बड़ी बात कह रहे हैं आप। नरक बना के रखा था केजरीवाल ने, नरक बना के रखा था दिल्ली को, मैं कह रहा हूं। और आज दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया है, उसी प्रकार 24 के चुनाव में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने जो झूठे प्रलोभन, जो झूठे वादे या एक अफवाह, एक भ्रम फैलाना, संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, इस तरीके के झूठ के चलते उत्तर प्रदेश की जनता थोड़ी सी भ्रमित हुई थी। मगर आज जाके आप देखिए, जब कांग्रेस के दफ्तर में लोग जाने लगे, कहने लगे लाओ भैया खटाखट कहाँ है, फटाफट कहाँ है, तो कांग्रेस के दफ्तरों में ताले लग गए, कार्यकर्ता भाग गए, कोई दिखाई नहीं दिया। एक चीज जान लीजिए, उत्तर प्रदेश या भारत, हमारा देश अपने आप में बुद्धिजीवियों का है। आज जनता ने उस चीज को समझा है। पूरी मजबूती के साथ मोदी और योगी के साथ प्रदेश की जनता खड़ी है। क्या लगता है कि आप क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो केंद्र और प्रदेश की योजनाएं रही, वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए? क्या ये कमी हो सकती है? देखिए, होता क्या है ना, जैसे हमारी सरकार चल रही थी, जो सुविधाएं या जो योजनाएं हम दे रहे थे, उन्होंने बढ़ा चढ़ा के एक प्रलोभन दिया। जैसे कोई आदमी किसी को मान लीजिए 10 रुपया कहीं मिला, दूसरे ने कहा मेरे तरफ आओ 50 रुपया देंगे, भ्रमित हो गया, घूम गया, और जब उधर गया तो साहब देने वाला फरार। कहने का मतलब यह है, झूठे प्रलोभन, ऐसे तमाम प्रलोभन जो लोगों ने दिए थे, जनता थोड़ी भ्रमित हुई। मगर जनता आज चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, पूरी मुस्तैदी के साथ प्रदेश सरकार के साथ, योगी के साथ खड़ी है। आज आप देख सकते हैं पूरे देश में योगी जी की टीआरपी क्या है, पूरे विश्व में मोदी जी की टीआरपी क्या है। मोदी जी खाली भारत में ही लोकप्रिय नहीं है, दुनिया के हर देशों में लोकप्रिय हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं, ये मोदी कोई साधारण मानव नहीं है, नए युग का निर्माता है। ऐसा नेता बार बार नहीं आता है, युग परिवर्तक का वाहक है। और मोदी को भारत ही नहीं, दुनिया के सारे देश नेता मानते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी कौशाम्बी से, चूंकि 2022 में भी यहाँ से बीजेपी का
देखा जाए तो सुपड़ा साफ रहा, 24 में भी हुआ। क्या कमियां रही, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ पे पूरी तीनों सीटें बीजेपी की और लोकसभा की सीटें भी। कोई सुपड़ा साफ नहीं था। आप वोट उठा के देख लीजिए, 17 में जितना वोट मिला था 22 में उससे ज्यादा वोट मिला। ठीक है, जो ये गैंग था तमाम दलों का, वो एक होके लड़े। निश्चित तौर से चुनाव में अफवाह बहुत काम करती है, भ्रम बहुत काम करता है। जनता को भ्रमित करने में, अफवाह फैलाने में थोड़ी बहुत कामयाबी उनको मिली थी, मगर उसके बाद आज जनता के बीच में आज जाके देखिए 24 में भी, चूंकि 24 का चुनाव हमारे यहाँ का परिसीमन बहुत विचित्र है। हमारे कौशाम्बी के 3 विधानसभा है तो 2 विधानसभा प्रतापगढ़ की है। इस नाते से थोड़े से परिसीमन भी अजीब है। किन्हीं कारणों से हम जीत नहीं पाए, मगर आप वोट परसेंटेज उठा के देखिए, हम 19 की लोकसभा में जितना वोट पाए थे 24 की लोकसभा में उससे ज्यादा वोट पाए हैं। तो जब ज्यादा वोट पाए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जनता जिस मजबूती के साथ हमारे साथ थी उससे ज्यादा मजबूती के साथ आज भी खड़ी है। मगर चूंकि चुनाव एक ऐसी चीज है, अंकों का खेल है, सारा विपक्ष एकजुट हो गया, एक आदमी को या एक प्रत्याशी को पटखनी देने के लिए भिन्न विचारधाराओं के वो दल जो तेल और पानी की तरह कहते थे कभी हम मिल नहीं सकते, वो लोग आपस में गठबंधन नहीं एक ठगबंधन करने का काम किया। हम जरूर कुछ वोटों से पराजित हुए हैं, मगर जब आप 17 से 22 का वोट देखेंगे तो 17 से 22 में वोट ज़्यादा मिला। जब आप 19 से 24 में लोकसभा देखेंगे तो वोट ज़्यादा मिला। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि जनता जिस मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ी थी उससे ज़्यादा मजबूती के साथ आज भी खड़ी है। क्या कहें, पिता तो जो है विधायक हैं मंझनपुर से, बेटे ही उनके जो है लोकसभा के सांसद, देश के सबसे युवा सांसद चुने गए इसी कौशाम्बी सीट से। देखिए ऐसा है, ये लोकतंत्र है, जनता जिसको बनाना चाहती है वो बनता है। सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कौशाम्बी की जनता ने पिता को भी जनादेश दिया, पुत्र को भी जनादेश दिया तो जनादेश है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और इस जिस प्रकार से ये कौशाम्बी जनपद है और चूंकि 2027 का विधानसभा चुनाव अब लगभग 2 वर्ष बचे हैं और ये वही कौशाम्बी है। मैं आपको बता दूं कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का ये गृह जनपद है और मैं उसी जनपद में मौजूद हूं और यहाँ पर पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। चूंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है यानी विपक्ष पीडीए के तहत मैदान में आने वाला है और इस पीडीए का क्या काट होगा भारतीय जनता पार्टी के पास, क्योंकि 11 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र सरकार के और डबल इंजन की सरकार है और फिर से 2 सालों बाद चुनाव होना है विधानसभा का। उधर पीडीए का काट है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा क्या काट होगा कि पीडीए को परास्त करने में कामयाबी मिल पाएगी? पहले बात तो मैं पीडीए के संबंध में कहना चाहूंगा, पीडीए के नाम पर अगर हमारे विपक्षी दल अगर राजनीति कर रहे हैं, हम इस पर विश्वास नहीं करते। लोकतंत्र और संविधान की मूल मंशा जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने वाली नहीं है। संविधान ये कहता है, संविधान की व्यवस्था ये है, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जातिगत हम किसी के प्रति समर्थन की बात करें या जातिगत किसी के प्रति हम विरोध की बात करें, ये संविधान के प्रति अच्छी आस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जाति पाति से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित समाज का व्यक्ति हो। समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी को है। हमारे नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों ने अंत्योदय की अवधारणा को अवतरित किया था। अंत्योदय का मतलब यही होता है कि समाज का अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। तो हम जाति की राजनीति को हम विश्वास नहीं करते, हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति के, हर जाति के व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। सरकार सबके लिए काम करे, जन कल्याण के लिए काम करे, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की अवधारणा पे सरकार ने हमारे काम किया है। क्या पीडीए जो है इनका जो एक पीडीए का इन्होंने नारा दिया था, क्या नारा कोई कुछ भी दे सकता है, आप भी कोई नारा दे दीजिए, कोई कुछ भी नारा दे दे। ऐसे तमाम छोटे छोटे दल हैं जो सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी समुंदर है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।
भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की सर्वाधिक राज्यों में सरकार है और हर राज्यों में अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जाति विशेष, धर्म विशेष की राजनीति का भाव नहीं है। हम सबको अपना परिवार मानते हैं। हर कोई हमारा परिवार है, चाहे वो दलित समाज में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़ी समाज का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो हमारी अगड़े समाज का व्यक्ति हो, चाहे किसी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति हो, हम सब हमारा परिवार है। हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। जातिवाद की राजनीति नहीं करते। मैं बिल्कुल जातिवाद की राजनीति को मैं पसंद ही नहीं करता। राजनीति विकास की होनी चाहिए, राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, राजनीति एक ऐसी अवधारणा के साथ होनी चाहिए जहां पे समाज का उत्थान हो, लोगों का उत्थान हो। अगर सबके चेहरे पे खुशी लानी है, एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो सबको लेकर चलना होगा। एक जाति के विकास से कभी राष्ट्र का विकास नहीं होगा। समस्त जातियों का जब विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, तो अब 2027 सामने है। अब चूंकि 11 साल पूरे हो चुके केंद्र सरकार के, तो इस बार क्या पीडीए को परास्त करने में कामयाब हो पाएंगे? हम किसी को परास्त करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते, हम विजय के लिए चुनाव लड़ते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को खत्म करना नहीं है। हमारा इस देश राष्ट्र का निर्माण करना है। हमारा उद्देश्य एक मजबूत सरकार बनाना है। हमारा उद्देश्य एक सकारात्मक भाव से समाज की सेवा करना है। जो हमारे साथ है हमें उसकी भी चिंता है, जो हमारे साथ नहीं उसकी भी चिंता है। हमें सबको साथ लेके चलना है। हमारा संविधान ये कहता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जनप्रतिनिधि जब शपथ लेता है, और संविधान की जो शपथ लेता है उसमें कहीं नहीं होता है कि हम इस जात का काम करेंगे, इस जात का काम नहीं करेंगे। संविधान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें सबकी चिंता करना है। इसलिए हम ऐसे किसी नारे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चूंकि जातवाद की राजनीति नहीं करना है, ऐसा चायल के पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहे, जो कि बेबाकी से जवाब दिया इन्होंने। चूंकि केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर के देश के कोने कोने में केंद्र सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में जा रही है। अब देखते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या पीडीए जो 24 में बड़ी सेंधमारी करने में कामयाब रहा, क्या 27 में भी सेंधमारी कर पाएगा, या फिर योगी सरकार फिर से रिपीट होगी, हैट्रिक मारने में कामयाब हो पाएगी। हालांकि आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।